हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमसी ब्रॉडबैंड क्लासेस। चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आंसर का सेशन। एक क्लास पहले हो चुकी है 15 क्वेश्चन की, जिसके अंदर आपको कंप्लीट एक्सप्लेन किया गया था कि किस तरह से आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने चाहिए। कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको बताई गई थी। आज हम उसी का ही सेकंड सेशन कर रहे हैं कि किस तरह से हम फैक्ट क्वेश्चन जो आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, उनको किस तरह से सॉल्व करें। लास्ट में हमने सारे ही क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल ही लिए थे, तो आज दोनों का मिक्सअप है। सेकंड क्लास है ये हमारी। करते हैं स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। मतलब मोटिवेटेड टीचिंग का इनमें से कौन सा एक साइन हो सकता है या कौन सा एक जो है इनमें से सही हो सकता है, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट है स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चंस, सेकेंड है मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट, एंड देन नेक्स्ट इज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम, एंड स्टूडेंट टेकिंग नोट्स। तो हिंदी में भी है आपके लिए प्रश्न पूछने वाले छात्र अगर क्लास में है, छात्र जो है प्रेजेंट बहुत ज्यादा है या उपस्थित है क्लास के अंदर, और पिन ड्रॉप साइलेंस है मतलब कोई भी बच्चा कोई भी आवाज नहीं कर रहा है, और नोट्स साथ के साथ बन रहे हैं। तो इनमें से सबसे मोटिवेशन या फिर सबसे ज्यादा प्रेरित शिक्षण किसको कहा जा सकता है या इफेक्टिव टीचिंग इसमें से कौन सी मानी जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है कि जिस क्लास के अंदर बच्चे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं या बच्चों के डाउट लिए जा रहे हैं, वो क्लास कैसी मानी जाती है, एक मोटिवेटेड टीचिंग मानी जाती है, जहां पर स्टूडेंट को बोलने का मौका दिया जा रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 का हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया कौन से एक संबंधित है, मतलब इनमें से कौन सा एक डिसऑर्डर होता है कि तो ये आपके पास ऑप्शन है कि इनमें से कौन से डिसऑर्डर से रिलेटेड है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया जो है डायरेक्टली मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज रिलेटेड विद रीडिंग डिसऑर्डर, या फिर आपके पढ़ने से रिलेटेड है। एक तरह का विकार होता है या एक तरह की कमी होती है स्टूडेंट के अंदर या किसी के अंदर भी, हमारे अंदर भी हो सकती है। मतलब बचपन से एक तरह से बोल सकते हैं कि एक तरह का विकार या एक कमी होती है कि वो उनको पढ़ने में, जैसे कि वर्ड्स को पढ़ नहीं पाते हैं सीधी तरीके से। तो इस तरह से इसके अंदर आता है कि रीडिंग डिसऑर्डर होता है डिसलेक्सिया। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर से ही उठाए हुए हैं, उन्हीं को ही हम सोल्व कर रहे हैं। जो नेक्स्ट जो प्रैक्टिस के लिए रहेंगे वो आपके लिए अलग से तैयार किए गए हैं। तो ये पहले प्रीवियस ईयर को सोल्व करते हैं, नेक्स्ट जो है रैंडमली जो प्रैक्टिस के लिए होते हैं वो भी किए जाएंगे। और इन सब की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक गिवन है, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन नंबर हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को हम नैदानिक मूल्यांकन भी कहते हैं। इनमें से कौन सा हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से रिलेटेड है। सबसे पहला है कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस जो है एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन की, इंस्ट्रक्शन के स्टार्टिंग में ही बच्चे की परफॉर्मेंस चेक करना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि लर्निंग प्रोग्रेस एंड फेलियर्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, कि लर्निंग के साथ साथ और जो फेलियर वगैरह चेक करते रहना, ये हो सकता है। नेक्स्ट है डिग्रीज ऑफ अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द एंड, कि एट द एंड लास्ट में पूरा कोर्स वर्क पूरा हो चुका है, उसके बाद में क्या कर रहे हैं हम, उसकी डिग्री का जो एक रिजल्ट आता है वो हम चेक कर रहे हैं, ये होता है। या फिर कॉज एंड रेमेडीज बताई जा रही हैं लर्निंग प्रॉब्लम के साथ साथ, और इंस्ट्रक्शन के साथ साथ की टीचिंग भी चल रही है, उसके साथ साथ ये देखना कि उन्होंने कितना चीजें वो समझ रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या आ रही हैं, उनको उनकी समस्याओं का एक तरह से निदान करते हुए चलना, ये होता है नैदानिक मूल्यांकन। हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि निर्देशों के लगातार सीखने की समस्याओं की, निर्देश जो दिए जा रहे हैं उनमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उनके कारण क्या है और उनके उपचार करना क्या होता है, नैदानिक मूल्यांकन या फिर हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहलाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज हाईएस्ट लेवल ऑफ कोग्निटिव एबिलिटी। कोग्निटिव एबिलिटी के हमने सारे लेवल किए थे और उनके अंदर इस तरह से ट्रायंगल बेस में हमारी इसकी क्लास हुई थी। तो इसमें से जो हाईएस्ट लेवल था वहां पर मैंने डायग्राम भी इसी तरह से बनाया हुआ था कि ये हाईएस्ट लेवल इस तरह से चलना है, जो सबसे नीचे होगा नॉलेज जो होता है वो हमारा सबसे नीचे का लेवल होता है, एंड देन हमारे ऊपर की तरफ जा रहे थे, और जो हाईएस्ट लेवल है वो हमारा इवेल्युएटिंग होता है या फिर हम जिसको मूल्यांकन बोलते हैं। तो पहले की वीडियोस भी पूरी क्लासेस में हो चुकी हैं, जिसने नहीं देखी एक बार वो भी देख लें, और उसके नोट्स भी दिए जा चुके हैं टेलीग्राम चैनल पर।
नेक्स्ट है अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, कि अचीवमेंट टेस्ट जो है वो किस पर्पस से यूज किए जाते हैं। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, या फिर हिंदी में अचीवमेंट टेस्ट को बोलते हैं उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण के ऑप्शन ये हैं, ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर है फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन इज असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग, कि जैसे ही शिक्षण हुआ है उसके बाद सीखने की मात्रा को आकलन लगाना ही क्या कहलाता है, सीखने कितना हमने सीख लिया है सीखने के बाद, वो उपलब्धि परीक्षण हो सकता है। नेक्स्ट है मेकिंग सिलेक्शन फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए जो टेस्ट लिया जाता है वो अचीवमेंट टेस्ट होता है या नहीं होता है। सिलेक्टिंग कैंडिडेट फॉर अ कोर्स, जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम एक तरह से बोल सकते हैं, क्या वो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। या फिर आइडेंटिफाई करना स्ट्रेंथ को एंड वीकनेस को ऑफ लर्नर, क्या ये अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शिक्षण के बाद या फिर असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग, कि टीचिंग करने के जस्ट बाद हम पूछ लेते हैं कि कितना बच्चे ने अचीव किया है, वो कहलाता है हमारा अचीवमेंट टेस्ट या फिर उपलब्धि परीक्षण। तो जैसे कि लास्ट वाला जो है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ लर्नर चेक करना, ये कंप्लीट इवैल्यूएशन का एक पार्ट होता है, लेकिन अचीवमेंट टेस्ट हमारे ऑप्शन नंबर ए के साथ जाते हैं। इन सब के आंसर भी है, आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर कर देना कि आपके 15 में से कितने मार्क्स आते हैं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर भी अपने डाल दिया करें, ताकि आपको भी पता चलता रहे कि कितने आपके सही आ जा रहे हैं। 15 आउट ऑफ 15 अगर आप सही कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रखी है। 10+ है तब भी मतलब एवरेज में है, आपको थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरह से अपने मार्क्स भी बता दिया करें कि कितने आपके मार्क्स टोटल इस वीडियो से बने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टीचिंग एड्स जो है वो, कि टीचिंग एड्स के बारे में आपके पास ये ऑप्शन गिवन है, इनमें से जो सबसे सही है वो आपके वो बताना है। तो फर्स्ट है कि ये हमें रिटेन कॉन्सेप्ट को काफ़ी लंबे टाइम तक रिटेन करने में हेल्प करते हैं, ये मतलब लंबी अवधि तक हम अवधारणा को इनसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज दे हेल्प स्टूडेंट लर्न बेटर, स्टूडेंट की हेल्प करते हैं अच्छे बेहतर तरीके से सीखने में। दे मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग, उसको वो काफ़ी रोचक बना देते हैं। एंड रोट लर्निंग मतलब रटने की शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, मतलब रट्टा मारने की तरफ लेकर के जाते हैं इनमें से टीचिंग एड्स। तो इनमें से आपके 4 ऑप्शन में से आपको एक गलत बताना है या 2 गलत बताने हैं। तो जैसे कि हमें लग भी रहा है कि ये काफ़ी, अगर आप कोई चीज़ की वीडियो देख लेते हैं, जैसे कि मूवीज़ देख ली, आपको जो टीचिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ आपको देखनी है उसकी आप एक वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, उसकी फोटोज वगैरह देख लेते हो, तो आपको लंबे टाइम तक वो याद रहती हैं, स्टूडेंट को हेल्प करती हैं लर्न करने में, ऑब्वियसली है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग बना देती है, जैसे कि मूवीज़ हमें क्यों याद रहती हैं, क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, उनके अंदर एक स्टोरी बेस रहता है। तो अगर आप स्टडी को भी उसी वे से चलते चलेंगे कि इमेजिनेशन पावर के साथ पढ़ते हुए चलेंगे, तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो इंटरेस्टिंग वे में आपको वो याद रहेंगी। तो लास्ट वाला नहीं है, क्योंकि इनमें हम समझ के करना सीखते हैं, रोट लर्निंग के ऊपर हम बढ़ावा नहीं देते हैं शिक्षक सहायक सामग्री के अंदर। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए बी सी सही हैं और हमारे ऑप्शन नंबर सी के अंदर ये गिवन है। तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अ गुड टीचर इज वन हु, गुड टीचर कौन होता है, इनमें से एक अच्छा शिक्षक कौन सा है। तो आपके पास ये ऑप्शन है, फर्स्ट है इंस्पायर स्टूडेंट टू लर्न, या फिर छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन, अच्छी जानकारी देता है। एक्सप्लेन करता है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल को, अवधारणा और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। गिव प्रिंटेड नोट्स, नोट्स जो है वो अपने प्रिंटेड करवा करके दे देते हैं। तो इनमें से सबसे बेटर जो है वो कौन सी टीचिंग या फिर कौन सा टीचर जो है सबसे बेस्ट होता है इनके अंदर। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज इंस्पायर स्टूडेंट्स टू लर्न, कि स्टूडेंट को इंस्पायर करना। टीचर क्या होता है, आपको कंप्लीट सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने वाला नहीं होता, वो आपको गाइड करने वाला होता है। सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी, किताबों में बहुत कुछ है, लेकिन टीचर अच्छा कौन माना जाएगा, जो आपको उन चीज़ों को पढ़ने के बारे में सिखाए, आपको इंस्पायर करे कि उनको सीखना किस तरह से, आपको गाइडेंस अच्छे से दे। तो ये होता है एक गुड टीचर की क्वालिटी के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है। सतत और ये हमने पढ़ा था अच्छे से, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है। कॉन्टिन्यूस मतलब कि पूरे साल जो है या फिर पूरे जब तक कोर्स वर्क उसका चल रहा है स्टूडेंट का, उस टाइम कॉन्टिन्यूसली इवैल्यूएशन होना चाहिए।
नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि ओवरऑल जो है उसका इवेल्युएशन हो स्टूडेंट का, कोई भी एक ऐसा पार्ट ना हो कि वो स्टूडेंट का छोड़ दिया जाए इवेल्युएशन के बिना, जैसे कि एक्टिविटीज़ में अच्छा है या कौन सी एबिलिटीज़ अच्छी हैं, वो सारा कुछ चेक करना। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे। इट इंक्रीज वर्कलोड ऑन स्टूडेंट बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट। फर्स्ट है कि काफ़ी सारे टेस्ट लिए जाते हैं टाइम टू टाइम, तो स्टूडेंट के ऊपर बर्डन बन जाता है। ओके। नेक्स्ट है इट रिप्लेस मार्क्स विद ग्रेड, किसने इसके अंदर मार्क्स को ग्रेड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है इट इवेल्युएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट, कि हर एक एस्पेक्ट को चेक करते हुए चलता है, हर एक पहलू का मूल्यांकन करता है। रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया, फोबिया होता है डर, और एग्जाम का फोबिया को या फिर परीक्षा के डर को ये कम करने में हेल्प करता है। तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि हर टेस्ट जो है कंटिन्यूसली बेसिस पर होते रहेंगे, तो भय तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, दैट इज करेक्ट। हर पहलू को मूल्यांकन करना वो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव से पूरा हो रहा है। अंकों को ग्रेड में दे दिया जाता है, क्योंकि एक तरह से ये ना लगे कि बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको ग्रेडिंग के अंदर कन्वर्ट करके दिया जाता है, मार्क्स के अंदर नहीं दिया जाता है, तो ये भी ठीक है। और बोझ बढ़ा देता है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि आपके टाइम टू टाइम इवेल्युएशन हो रहा है, जहाँ पर बच्चा गलतियाँ कर रहा है वो सही टाइम पर पता चल जाती हैं, और एट द टाइम का, जैसे कि लास्ट ऑप्शन में है भी कि एक डर को या भय को खत्म कर देता है, फोबिया नहीं रहता है, तो बच्चे की प्रैक्टिस के अंदर आ जाता है कि कौन सी चीज़ उसे कहाँ से किस तरह से सीखनी है, किस तरह से वो टेस्ट का एक प्रेशर लेना जो है वो नहीं हो पाता, जो एट द एंड अगर एग्जाम लिया जाए तब इतना प्रेशर हो सकता है। तो इसीलिए हम भी जो है नॉर्मली जब अगर तैयारी कर रहे होते हैं तो मॉक टेस्ट वगैरह हमें दे लेने चाहिए। इससे क्या होगा कि उससे बोझ नहीं बढ़ता है, लेकिन उससे हमारा फोबिया कम हो जाता है, जो एग्ज़ाम फोबिया होता है वो नहीं रहता है। तो इसलिए हमारे ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी सही हैं, और ये हमारा रहेगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर है शिक्षकों के छात्र मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, या फिर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट इवेल्युएशन के टीचर्स के लिए। तो फर्स्ट है कि छात्र कमजोरियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, या फिर गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेस, की इवेल्युएशन इसलिए किया जाता है कि स्टूडेंट की वीकनेस का पता चल सके। टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली। नेक्स्ट है टू हेल्प अडोप्ट इनोवेटिव मेथड्स, जो है टीचिंग के अंदर लिए जा सकें। एंड आइडेंटिफाइड, इनोवेटिव का मतलब है कि नए नए तरीकों को साथ के साथ ऐड किया जा सके। आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट इन टीचर ट्रेड, तो टीचर के गुणों के अंदर यहाँ पर उनको पहचाना जा सके कि किन गुणों के अंदर उनको सुधार करने की जरूरत है, कौन सी चीज़ के अंदर अच्छी टीचिंग करने की नीड है। तो यहाँ पर जो इवेल्युएशन किया जा रहा है स्टूडेंट का, क्वेश्चन के अगर हम फिर से पढ़ते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट का इवेल्युएशन हो रहा है, लेकिन वो किस तरह से हेल्पफुल है टीचर्स के लिए, ये हमें बताना है कि शिक्षकों के लिए छात्र मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो टीचर का ये उद्देश्य नहीं है कि छात्र की कमजोरियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, मतलब ये होता है कि उनकी चीज़ों को समझना है कि बच्चे क्या चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, और वो चीज़ जो समझ नहीं पा रहे हैं उसके लिए टीचर सीरियस रहें, मतलब अच्छे से पढ़ाएं। जो अगर उनकी टेक्निक सही नहीं है तो नई टेक्निक को लेकर के आएं, और जहाँ पर टीचर को अपने अंदर सुधार करने की ज़रूरत है वो उस चीज़ को पहचान सकें पूरी कंप्लीटली। बच्चे ये नहीं है कि बच्चे के अंदर ही कमियां बता दी जाए, टीचर को भी अपने अंदर सुधार करने की नीड है वहाँ पर। तो ये इस तरह से इवेल्युएशन हेल्प करती है टीचर्स को। तो हमारे ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर बी, सी, डी एंड ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर आपको मैच करने हैं विद सेट 1 गिवन है और सेट 2 गिवन है, उनके साथ मैच करने हैं। ये हमारे सारे इवेल्युएशन के टॉपिक गिवन है, इवेल्युएशन के पार्ट गिवन है, इनको मैच करना है। तो फर्स्ट है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, प्रारंभिक मूल्यांकन भी बोल सकते हैं। इसके अंदर आते हैं इवेल्युएटिंग कोग्निटिव, ये आपको मैच करने हैं। समेटिव इवेल्युएशन है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव है, नॉर्म एंड क्राइटेरिया रेफरेंस्ड है। सेट 2 के अंदर है इवेल्युएटिंग कोग्निटिव एंड कोग्निटिव एस्पेक्ट, या फिर नियमितता के साथ संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करना। तो इसके अंदर क्या है कि रेगुलरली यहाँ पर इवेल्युएशन किया जा रहा है। तो रेगुलरली किसके अंदर किया जाता है, जैसे अभी हमने किया ही था कि कॉन्टिन्यूस वाले के अंदर किया जाता है, तो दैट इज मैच विद 1, सी ऑप्शन मैच विद 1। तो यहाँ पर भी हमारा ये मैच हो रहा है सतत मूल्यांकन के साथ और व्यापक मूल्यांकन के साथ।
नेक्स्ट है टेस्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन ग्रुप एंड सर्टेन यार्डस्टिक। यहाँ पर क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप के साथ मैच कर रहे हैं कि एक समूह है और उसके कुछ मानदंड है, उनके आधार पर परीक्षण किया जाता है। तो ग्रुप के अंदर जो होता है वो हमारा नॉर्म होता है और मानदंडों के हिसाब से या फिर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली जो होता है वो हमारा क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट होते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर 2 के साथ आ रहे हैं, एक ही साथ दिए हुए हैं और यहाँ के डेफिनेशन के अंदर भी दोनों ही चीजें इंक्लूड की गई हैं। तो ये हमारा डी होगा 2 के साथ। नेक्स्ट है ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम। फाइनल आउटकम किसके साथ दिए जाते हैं, हमारे समेटिव इवेल्युएशन के साथ, दैट इज मैच विथ 3। एंड क्विज एंड डिस्कशन हमारा वैसे तो फॉर्मेटिव के साथ ही रह गया, लेकिन फॉर्मेटिव होती भी क्या है कि टाइम टू टाइम टेस्ट लेते रहे ना, और टाइम टू टेस्ट हमारे किसके अंदर होते हैं, डिस्कशन चलते रहे क्लासरूम के अंदर, क्विजेज होते रहे। इससे क्या होगा कि बच्चों की इंटरेस्ट भी बना रहेगा और उनको कोई टॉपिक कितना समझ में आया है वो भी पता चलता रहता है। तो इसका ऑप्शन बनेगा हमारा 10 का ए के साथ। तो ये सारे मैच हो रहे हैं, ये आप करके देख लेना और कमेंट के अंदर आंसर भी कर देना अगर कोई मैच ना हो रहा हो, तो आपको समझ नहीं आया हो तो उससे रिलेटेड भी कमेंट कर दिया करें ताकि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको डिस्कस कर सकें। नेक्स्ट है ए टीचर इन क्लासरूम हैज़ इमीडिएट कंट्रोल ओवर, कि जो टीचर हैं उनका क्लासरूम के अंदर किस चीज़ से रिलेटेड नियंत्रण होता है। तो यहाँ पर है कि तत्काल नियंत्रण, जिस टाइम वो कक्षा के अंदर हैं उसी टाइम पर वो किन किन चीज़ों के अंदर नियंत्रण कर सकते हैं। तो फर्स्ट है सेल्फ सिलेक्टेड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड द मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट है ऑडियंस को कंट्रोल करना, द नॉइस को एंड द रिसेप्शन या फिर स्वागत को, मतलब जहाँ पर रिसेप्शन है वहाँ पर। नेक्स्ट है फीडबैक, टेक्नोलॉजी एंड ऑडियंस एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेटर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। तो जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि ऑडियंस को, नॉइस को एंड रिसेप्शन को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जब आप क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट इज फीडबैक, टेक्नोलॉजी एंड ऑडियंस एक्सपीरियंस, ये भी जो है क्लास के साथ नहीं चल सकते हैं। एंड एक्सटर्नल फैक्टर को भी आप एक इमीडिएटली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सही जाता है, जिसके अंदर अब क्या है कि हम सेल्फ को, एक टीचर खुद को, उसने जो मेथड कम्युनिकेशन का अपनाया हुआ है उसको चेंज कर सकते हैं और वो जो मैसेज दे रहे हैं उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे क्लास में रिस्पॉन्स देख करके कि जो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं उनके बेसिस पर इनको चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, ये टीचिंग में से कौन से ऐसे कारक हैं जो टीचिंग को प्रभावित करते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन सारे कंप्लीट गिवन है। तो फर्स्ट है शिक्षक का इंटरनल लोकस या फिर शिक्षक का आंतरिक नियंत्रण कैसा है, लर्नर का मोटिवेशन कैसा है, टीचर्स बायोग्राफिकल डाटा या फिर उसका जीवन संबंधी डाटा है, टीचर्स सेल्फ एफिकेसी या फिर आत्म प्रभावकारिता, लर्नर्स इंटरेस्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज, टीचर्स स्किल इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज होना, दैट इज करेक्ट, ठीक है। मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग स्किल होनी चाहिए क्योंकि क्लास को मैनेज करके रखना है, उसको हैंडल करना है, तो मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग स्किल्स होनी चाहिए। यहाँ पर भी है प्रबंधन और निगरानी कौशल। उसके बाद है लर्नर की इंटरेस्ट को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टीचिंग की, तो वहाँ पर जो सहगामी गतिविधियाँ होती हैं वहाँ पर टीचर इफेक्टिव टीचिंग के अंदर ये हेल्प नहीं कर सकता या टीचिंग को अफेक्ट नहीं करता है कि कौन सी चीज़ के अंदर किस बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, किसी का खेलने के अंदर है, किसी का कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर है। तो ये चीज़ें टीचिंग को अफेक्ट नहीं करेंगी यहाँ इस टाइम पर। नेक्स्ट है टीचर की सेल्फ एफिकेसी, ऑब्वियसली दैट विल अफेक्ट। टीचर का बायोग्राफिकल डाटा, ये इफेक्ट नहीं करता है टीचिंग को। नेक्स्ट इज लर्नर का मोटिवेशन इफेक्ट करता है क्योंकि लर्नर ही अगर मोटिवेटेड नहीं है क्लास के अंदर तो वो नहीं पढ़ पाएगा। अभी भी जैसे अभी तक अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही थी और साथ में ही आपका मोटिवेशन बना हुआ है कि आपको नेट करना ही है, तो आप अभी तक सुन रहे होगे, तो ये क्या हो गया, आपका मोटिवेशन यहाँ पर काम कर रहा है, इसी वजह से टीचिंग अच्छी चल रही है। मेरी तरफ से भी आप कहोगे कि हाँ ठीक करवा रहे हैं, तो वही चीज़ क्या होती है, लर्नर का मोटिवेशन इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट इज टीचर्स इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, तो टीचर का इंटरनल कंट्रोल कितना है ये भी टीचिंग को अफेक्ट करता है। तो इसके साथ हमारे ऑप्शन जाते हैं 1, 2, 4 एंड
6 एंड 7। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, जिसमें आपको असर्शन और रीजन का क्वेश्चन गिवन है। काफ़ी सारे आजकल नेट के पेपर में ये ऐड होने लग गए हैं और किस तरह से सोल्व करना चाहिए इसको हम इसीलिए ये क्वेश्चन ऐड किया गया है। इसके अंदर है कि टीचिंग एड्स हैव कंसीडर्ड एज इफेक्टिव सप्लीमेंट टू इंस्ट्रक्शन, या फिर कह सकते हैं कि निर्देश के प्रभावी पूरक के रूप में इनको माना जाना चाहिए शिक्षक सहायक सामग्री को। ठीक है, प्रभावी पूरक के रूप में हम मानते भी हैं, टीचिंग एड्स काफ़ी इफेक्टिव होती हैं टीचिंग के अंदर। नेक्स्ट है रीजन के अंदर कि दे कीप स्टूडेंट इन गुड ह्यूमर, या फिर विद्यार्थियों को ये अच्छे मूड में रखते हैं। ठीक है, ये क्लास को इंटरेस्टिंग बना देते हैं, ये भी बात सही है, गलत नहीं है कि क्लास इसकी वजह से इंटरेस्टिंग रहती है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्लास के अंदर बना रहता है अगर उनको नई नई चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, साथ में कोई चार्ट का यूज़ हो रहा है, या फिर वीडियो एक बच्चों को दिखाई जा रही है, तो ये क्या रहता है, उनका मूड सही रहता है, वो क्लास के अंदर बने रहते हैं। लेकिन हमें इन दोनों को सिर्फ सही नहीं बताना है, हमें इनका रीज़न भी चेक करना है कि क्या ए का रीज़न बी जो है, मतलब आर जो है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर है कि इसके अंदर हमें प्रभावी पूरक के रूप में माना जाना चाहिए। तो ठीक है, टीचिंग को इफेक्टिव करता है, लेकिन सिर्फ ये काम कि बच्चे जो है गुड ह्यूमर या फिर उनका मूड ठीक रहता है, ये इस चीज़ का ओनली रीज़न नहीं हो सकता है। ये काफ़ी और भी चीज़ों में हेल्प करते हैं। इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड्स जो होती हैं हमारी, इसकी वजह से जो है लर्निंग आउटकम्स सही रहते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है। और मेन होता है, मेन पर्पज़ हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि टीचिंग एड्स का मेन पर्पज़ होता है लर्निंग आउटकम्स को लेकर के आना, ना कि स्टूडेंट के गुड होमवर्क पर ध्यान देना। तो ये एक दोनों है सही, यहाँ पर इंटरेस्टिंग ही बनाता है, लेकिन इसका कंप्लीट रीज़न ये नहीं निकल के आ रहा है। ठीक है, कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि क्यों हमें इफेक्टिव सप्लीमेंट की तरह यूज़ करना चाहिए टीचिंग एड्स को। तो कंप्लीटली एक्सप्लेन अगर कर रहा होता, यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स वाली लाइन होती, तब हम उसको कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम नहीं मान सकते हैं। तो ये हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, जिसमें ए एंड आर बोथ आर ट्रू, लेकिन आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 कि हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, उसकी पर्पस क्या है, क्यों हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। तो समेटिव और फॉर्मेटिव का डिफरेंस हमने अच्छे से किया था। समेटिव इवैल्यूएशन में था कि हमें एट द एंड ऑफ द कोर्स एज अ समरी टेस्ट हम लेते हैं, और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर था कि हम साथ की साथ इवैल्यूएशन करते हुए चलते हैं, और इनमें से आपको उनका आंसर देना है कि कौन सा आंसर सही रहेगा। तो 14 में है, फर्स्ट इज ग्रेड स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, कि ग्रेड छात्रों के सीखने के परिणाम को बढ़ाते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, या फिर एक्सेलरेटिव स्टूडेंट्स लर्निंग परफॉर्मेंस, की बच्चों की लर्निंग परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए या फिर उनमें तेजी लाने के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है, या फिर चेक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का ग्राफ देखने के लिए, या फिर फीडबैक प्रोवाइड करना कि टीचर कितना इफेक्टिवली पढ़ा रहे हैं, ये चेक करना होता है। तो इसके अंदर हमें क्या करते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर हम ये चेक करते हैं कि बच्चे कितनी तेजी से सीख रहे हैं, या फिर किन किन कॉन्सेप्ट को उन्होंने छोड़ दिया है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मतलब साथ की साथ एक यूनिट हुई, साथ के साथ उसका टेस्ट लेना, ये होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो इसके थ्रू हमें यही देखते हैं कि कितनी तेजी से उन्होंने इस यूनिट को देख लिया है, समझ लिया है, अगर कहीं कोई कमी है तो उसको फिर से करवाया जा सकता है और क्लास के सिलेबस के साथ साथ। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इसके अंदर है कि ये सारे लर्नर कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, इनमें से ये बताना है कि कौन सी इन्फ्लुएंस करती है टीचिंग एड्स के थ्रू, कौन सी इफेक्ट होती है, इवैल्यूएशन सिस्टम को किस तरह से इफेक्ट करती हैं। यहाँ पर हिंदी में भी देखते हैं कि शिक्षार्थी विशेषताएं दी गई हैं जो सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक सहायक सामग्री और मूल्यांकन की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। तो फर्स्ट है लर्नर का फैमिली बैकग्राउंड, एज एंड हैबिटेशन। नेक्स्ट है लर्नर्स पेरेंटेज मतलब पालन पोषण, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और परफॉर्मेंस इन लर्निंग एंड कंसर्न सब्जेक्ट। लर्नर का स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, सोशल बैकग्राउंड, पर्सनल इंटरेस्ट एंड लर्नर्स की मैच्योरिटी लेवल, एकेडमिक परफॉर्मेंस लेवल एंड मोटिवेशनल डिस्पोजिशन, या फिर बोल सकते हैं उसका प्रेरक स्वभाव कितना है। तो जैसे कि फर्स्ट देख रहे हैं आप फैमिली बैकग्राउंड,
तो फैमिली बैकग्राउंड, एज, हैबिटेशन इफेक्ट नहीं डालेंगी लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक के अंदर। कि इफेक्टिव हम टीचिंग एड्स कौन सी या फिर इफेक्टिव टीचिंग, ये इसके अंदर इफेक्ट नहीं डालती है। उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इफेक्ट नहीं डालता है इसके अंदर, या फिर उसका पालन पोषण किस तरह से हुआ है, ये चीज़ इफेक्ट नहीं डालती हैं। लर्नर की डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डाल सकती है, लेकिन सेम वहाँ पर सोशल बैकग्राउंड इफेक्ट नहीं डालेगा, या फिर उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी नहीं डालता है। तो ये हमारे तीनों गलत रहेंगे, ए, बी एंड सी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, जिसके अंदर सारे टॉप जो पॉइंट गिवन है वो भी ठीक है। कि लर्नर का मैच्योरिटी लेवल, कि वहाँ पर वो एडल्ट है या एडोलेसेंट है, वो इफेक्ट डालता है। उसका शैक्षणिक प्रदर्शन स्तर या फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसके मार्क्स, ग्रेड्स कितने रहते हैं। एंड नेक्स्ट इज मोटिवेशनल, उसका डिस्पोजिशंस या फिर प्रेरक स्वभाव, कितना वो मोटिवेटेड है सीखने के लिए। ये सारी चीज़ें इफेक्ट डालती हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। तो ये है हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चन का सेशन है। इसमें आपके कितने मार्क्स बने हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना और अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर लेना। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और शेयर ज़रूर कर दिया करें जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको, ताकि उनको भी हेल्प होती रहे और तैयारी चलती रहे। थैंक यू।